Hello students, this is CA Pragnesh Kanabar and welcome to the very first lecture in CA Inter Audit Fast Track course. जी हाँ दोस्तों, ये फास्ट ट्रैक कोर्स का लेक्चर है CA इंटर ऑडिट एज पर न्यू सिलेबस। एक मिनट मैं जरा अपने बारे में आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता तो चले आप पढ़ किसके पास रहे हो। ऑलराइट, एंड इट इज योर राइट टू नो ऑल्सो. So I am a chartered accountant and I am in the 10th year of my coaching experience. All right, so this is the 10th year going on and I have been very fortunate कि एक ऑल ओवर इंडिया में पढ़ाने का मौका मिला है फेस टू फेस डिजिटली सब जगह से। एंड डिजिटली तो आजकल बच्चे इंडिया, दुबई, यूएई, आई मीन नेपाल सब जगह से जुड़ रहे हैं। एंड और एक मस्त बात बताओ तो my students have scored all India first in audit subject multiple times at CA final and CA inter level। वो बताते वक्त थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, इसलिए थोड़ा वहां पे अटक जाता हूँ। ऑलराइट, एंड काफी बच्चों ने 70 प्लस भी स्कोर किए हैं। 25 को 55 में कन्वर्ट भी किया हुआ है कि पहले 25 का ही स्कोर होता है, फिर उसको 55 65 ऐसे कन्वर्ट भी किया हुआ है हमारे लेक्चर्स लेने के बाद। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटेड फीडबैक्स हमारे पास है, सारे फॉर्म फिलअप किए हुए फीडबैक्स है एंड प्लस यू विल फाइंड सम ऑफ द फीडबैक्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। तो दोस्तों आपके लिए समझना जरूरी है कि बॉस आपको जो बंदा पढ़ा रहा है, ऑलराइट, फॉर्चुनेटली वो काफी एक्सपीरियंस्ड है एंड आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, मुझे पढ़ाने का मौका दीजिए और मेरे साथ बने रहिए एंड जरूर 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 आप ऑडिट सब्जेक्ट में क्लियर कर जाओगे और वो भी बहुत ही अच्छे मार्क्स से। नाउ जब मैं थोड़ा सब्जेक्ट की बात करूं बेटा, पहले तो ये फास्ट ट्रैक कोर्स का लेक्चर है। अब फास्ट ट्रैक कोर्स का लेक्चर है तो सर पढ़ाने कैसे वाले हैं? देखो मैंने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन वगैरह भी दिया नहीं, 2 मिनट खाली उसके बारे में बात कर लेता हूं। तो सर पढ़ाते वक्त क्या कंसेप्ट कट कर देंगे, क्या क्रैश कोर्स हो जाएगा ये? ऑलराइट, देखो बॉस, ऑब्वियसली रेगुलर कोर्स से थोड़ा कम आवर्स में कम करना है। ऑलराइट, अराउंड 20-25% जितना कुछ डिफरेंस आ जाता है। देन इन दैट केस कंसेप्ट कट तो नहीं होंगे, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा स्मार्ट तरीके से कवर किया जाएगा। आपको जो मैंने बुक दिया है, ऑलराइट, एक बड़ा सा बुक जो दिया है, ये पूरा बुक रेगुलर कोर्स का ही बुक है, डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, सेम रेगुलर कोर्स का बुक है, लेकिन पढ़ाने का स्टाइल कैसा है? ऑलराइट, मैंने क्या करके रखा है, ऑलराइट, नोट्स बना के रखे हैं कुछ, जैसे चैप्टर 1 है अभी। ऑलराइट, तो इसके हर एक कंसेप्ट के नोट्स यहाँ पे है। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में रखे हैं, मैंने खुद लिखे हैं और मैं उसे फिलअप करता रहूंगा पढ़ाते वक्त ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे एंड आप इसको पूरा पूरा कॉपी करोगे। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा इससे? हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा लिखना पड़ेगा बिकॉज मैं स्पून फीड नहीं कर सकता अगर मैंने आपको सब कुछ प्रिंट करके ऐसे दे दिया, ऑलराइट, और आपने लिखा ही नहीं कुछ और ऐसे ही ऐसे खाली ऐसे हाथ घुमाते रह गए, देन इन दैट केस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर द एग्जाम्स। कुछ प्रोफेसर्स बच्चों के कंफर्ट के लिए ऐसी चीजें करते हैं, बट वो समझते नहीं कि बच्चों को कंफर्ट नहीं देना है, बच्चों को कोच करना है, ओनली देन दे विल बी एबल टू क्लियर। ऑलराइट, सो इफ यू वांट टू क्लियर आईसीए एग्जाम्स, ऑब्वियसली आपको ये लिखना पड़ेगा। लेकिन ये लिखने का बेनिफिट क्या होगा कि जो रेगुलर कोर्स का पैराग्राफ वाइज जो पूरा लंबा 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 कंटेंट है, ऑलराइट, वो एक प्रॉपर समराइज्ड मैनर में, समराइज मतलब एक अच्छी समरी है, डिटेल समराइज्ड मैनर में आपके पास इधर आ जाएगा। तो सारे के सारे पॉइंट्स का नोटिंग यहां पे आ जाएगा। ये नोट्स खाली आपको मेरे साथ कर लेने हैं। एक बार आपने ये नोट्स मेरे साथ कर लिए मतलब आपका हो गया, वो पर्टिकुलर चैप्टर हो गया। ऑलराइट, फिर सर क्वेश्चन बैंक का क्या सीन है? अरे क्वेश्चन बैंक सेम आपको रेगुलर कोर्स का ही शेयर किया हुआ है। जैसे आप देखोगे चैप्टर नंबर 1 से लेके 11 तक का पहले सब कंटेंट यहाँ पे है, ऑलराइट, एंड देन क्वेश्चन बैंक इधर अलग से पेज नंबर में। इफ आई गो टू दिस पर्टिकुलर पेज, ऑलराइट, तो ये खुल गया आपके पास चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन बैंक। अब बेटा जब हम इंटर सीए का पेपर देखते हैं तो इंटर सीए के पेपर के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, बड़ी सी केस स्टडी आती है, उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज आते हैं और एक छोटे छोटे एमसीक्यूज भी कुछ होते हैं। ऐसे अराउंड 30 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं एंड 70 मार्क्स, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा सिस्टम है तो मैं जरा देखता रहता हूँ कि बराबर चल रहा है ना, इसलिए 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। अब वो 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, और जिसमें करेक्ट इनकरेक्ट लिखकर रीजंस वगैरह ऐसा लिखना होता है। और देन ब्रीफ आंसर्स होते हैं 3 मार्क्स 4 मार्क के। ऑलराइट, तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन बैंक को, जैसे चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन बैंक है, तो पार्ट ए करेक्ट इनकरेक्ट विद रीजंस इन शॉर्ट, एज यू कैन सी करेक्ट इनकरेक्ट लिखा है, रीजंस वगैरह लिखे हैं, ऑलराइट, एंड इनफ एडिक्वेट प्रैक्टिस है। जब आप ये पढ़ोगे बेटा, ऑब्वियसली 10-10 साल पुराने क्वेश्चंस भी इसके अंदर कवर्ड है। तो वो जो चीज है कि मॉड्यूल क्वेश्चंस, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ये सब कवर हो रहे कि नहीं हो रहे, सो डोंट वरी, सब कुछ कवर हो रहा है। ऑलराइट, और इसके अंदर जाओगे तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, इसमें मॉड्यूल क्वेश्चन, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ऑलराइट, things are covered, so don't worry about it।
एज यू कैन सी, मैंने पिछले 20 साल के क्वेश्चन बैंक में जो जो मुझे रेलेवेंट लगी चीजें, ऑलराइट, वो सारी चीजें यहाँ पे डाल दी। बिकॉज क्या है, सिलेबस काफी बार चेंज भी होता रहता है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस रेलेवेंट नहीं होते। अभी देखो, ये नवंबर 2004 का क्वेश्चन है, बट मुझे रेलेवेंट लगा, इसलिए फिर मैंने उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो एकदम डिटेल्ड स्टडी के बाद ये सब चीजें बनाई गई है, ऑलराइट। फिर आप देखोगे थोड़े बहुत एमसीक्यूज है प्रैक्टिस करने के लिए, फिर आप देखोगे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है, ऑलराइट। तो ये सब कुछ ऑलरेडी आपके पास इनफ मटेरियल है टू स्कोर मार्क्स। इसके अलावा सर आपकी तरफ से और कुछ होगा, देखो मैंने सब कुछ तो कवर कर लिया है। हाँ, एक चीज होती है कि मैं टाइम टू टाइम ना थोड़ा एक एमसीक्यू का सेट अपडेट करता रहता हूँ, ऑलराइट। तो वो आप मेरी टेलीग्राम चैनल के थ्रू सारा सपोर्ट दिया जाता है बच्चों को, वहां पे कनेक्टेड रहिए, और वहां पे मैं आप देखोगे कि मैं अलग अलग एमसीक्यूज वगैरह सब अपलोड करता जाता हूँ, तो थोड़ा आपको एक कंफर्ट फील होगा। हमेशा टेलीग्राम चैनल में एक जब अटेम्प्ट आने वाला होता है, उसके लास्ट जो 3.5 मंथ्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नवंबर 24, तो जून जुलाई 24 ऑनवर्ड्स ना चीजें बम्बार्ड होना शुरू हो जाती है, एमसीक्यूज वगैरह जो भी एक्स्ट्रा चीजें बच्चों को देनी है वो। बाकी ये तो यहाँ पे है ही है, ऑलराइट। सो ये सारा जो क्वेश्चन बैंक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बैंक आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू। हाँ, एक फास्ट ट्रैक कोर्स है, तो थोड़ा बहुत एमसीक्यूज वगैरह मैं आपको होमवर्क दूंगा, और उसके भी डाउट्स वगैरह है तो आप मेरे साथ कभी भी डाउट सॉल्विंग में आकर डिस्कशन कर सकते हो। बट आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एक 90% ऑफ क्वेश्चन बैंक आपके साथ डिस्कस होगा। एक फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर भी जो शायद ही कोई प्रोफेसर कर पाते हैं, तो वो भी डिस्कस होगा। एक अराउंड 10% ऑफ क्वेश्चन बैंक मे बी गिवन टू यू एज अ होमवर्क, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होमवर्क दिए जाएंगे जो बिल्कुल ही मैनेजेबल हो और बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर उसके भी डाउट सॉल्व कराने हैं तो जूम सेशंस होते रहते हैं, व्हाट्सएप डाउट सॉल्विंग नंबर है, आप कभी भी आके सब डाउट सॉल्व कर सकते हो, ऑलराइट। थोड़ा बहुत खुद से प्रैक्टिस करते हो तो भी अच्छा रहता है। आंसर्स वांसर्स तो सब है इसके अंदर, डोंट वरी अबाउट इट, ऑलराइट। तो जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा वो भी आंसर्स वांसर्स है, डोंट वरी अबाउट इट। बट अराउंड 90% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड बाय मी, ऑलराइट। तो आपका कंटेंट डिस्कस हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बैंक डिस्कस हो जाएगा। ऑनेस्टी से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्स किस तरीके से चलने वाला है। अराउंड एक 50 आवर्स जितना होता है ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने में। नवंबर 23 तक जो सिलेबस था उसमें थोड़े चैप्टर्स ज्यादा थे, थोड़ा कंटेंट ज्यादा था, और सो यूज्ड टू गो टू 58-60 आवर्स और सो। अभी तो चैप्टर कम कर दिए उन्होंने, थोड़ा कंटेंट भी कम कर दिया है, सो अराउंड 50 आवर्स जितना होता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फास्ट ट्रैक कोर्स, ऑलराइट। सो आई होप दैट पूरा का पूरा आपको एक ओरिएंटेशन मिल गया है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। एंड नाउ इट इज द टाइम दैट लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट नाइसली, एकदम मस्त चालू करते हैं। तो चलो बेटा, आप प्लीज 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 एक नोटबुक ले लीजिए, ऑलराइट। एंड नोटबुक में सीए इंटर ऑडिटिंग एंड एथिक्स जो ये सब्जेक्ट का नाम दिया है उन्होंने, ऑलराइट, वो लिख दीजिए। फिर मैं बताता हूं एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट का नाम क्या होना चाहिए, ऑलराइट। ओके, चलिए अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। एक प्रैक्टिसिंग सीए कितनी सर्विस प्रोवाइड करता है? एक सीए हो जाने के बाद या तो लोग प्रैक्टिस में जाते हैं, या तो जॉब पे जाते हैं, या तो शादी कर लेते हैं, ऑलराइट। बट फास्ट ट्रैक कोर्स है तो ऑब्वियसली जो उसका टाइम कम होगा मेरे पास, एंड आई विल स्टे ऑन द कोर्स विद द सिलेबस। सो सीए इन प्रैक्टिस कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? किसी को भी कोई भी पूछे ना प्रैक्टिसिंग सीए कितनी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो बोलने का सर एटीएम। क्या बोलने का सर? एटीएम, ऑलराइट। assurance services, taxation services and management consultancy services। इसमें टैक्सेशन वर्ड सबको समझ में आता है, कंसल्टेंसी वर्ड भी समझ में आता है। सर ये क्या है एश्योरेंस सर्विस? अरे भाई, एज अ प्रैक्टिसिंग सीए अलग अलग कंपनीज अपना डेटा हमारे पास लेके आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेटा, उसको हम चेक करते हैं, उसके ऊपर हम साइन करते हैं, उसके ऊपर हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। यही ओपिनियन अलग अलग शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स सब इसके ऊपर भरोसा करते हैं कि वाह भाई कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चेक किया है तो इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे डेटा को एग्जामिन करके उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करके फिर लोगों का भरोसा जीतना, यही तो है अश्योरेंस एक्टिविटी, ऑलराइट। सो वी आर गोइंग टू एग्जामिन द डेटा and express an opinion on such data। फिर ये जो ओपिनियन है, ये ओपिनियन के ऊपर लोग भरोसा करेंगे, इट विल बी रिलाइड अपॉन बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स, और ऐसी एक्टिविटी को ही कहते हैं अश्योरेंस एक्टिविटी। एंड
आई एम वेरी मच ऑब्लाइज टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मैं शुक्रगुजार हूं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का कि ऑनरेबल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑलराइट, दे हैव गिवन दिस राइट टू प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कि भाई हम लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करके उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। सिर्फ हम और सिर्फ हम कर सकते हैं और कोई नहीं। सो राइट टू प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन, एंड यही एक्टिविटी को कहा जाता है ऑडिट। यही एक्टिविटी को ऑडिट कहा जाता है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करके उसके ऊपर ओपिनियन वगैरह एक्सप्रेस करते हैं मार्केट में, उसको एक स्टैट्यूटरी ऑडिट का नाम दिया गया है, बिकॉज कंपनीज एक्ट वगैरह वो सब जगह पे मैंडेटरी है ये सब करवाना। इसलिए कंपनीज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करके उनके पास एग्जामिनेशन करवाते हैं। जब इनकम टैक्स एक्ट में अलग से टैक्सेशन डेटा का ऑडिट है जिसको टैक्स ऑडिट नाम दिया गया है। तो ऐसा एक्टिविटी है हमारा सब्जेक्ट, इसलिए एक्चुअली सब्जेक्ट का नाम है ऑडिटिंग, पर ये एक अश्योरेंस एक्टिविटी है। एंड ऑब्वियसली ये सब करते वक्त हमें हमारे एथिक्स मेंटेन करके रखने हैं, बिकॉज श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है दैट अवर सिग्नेचर इज मोर पावरफुल देन अ प्राइम मिनिस्टर्स सिग्नेचर ऑल्सो, एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर दैट। ऑलराइट, ओके 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 ओके, नाउ एवरीवन ओवर हियर। सर ये थोड़ा इंट्रोडक्शन में तो मजा आया, समझ में आया कि एग्जैक्टली हमें काम क्या करना है। आपने अकाउंट्स सीखा है, अब उसे एग्जामिन करने वाला काम हम करने वाले हैं। ऑलराइट, सो यू आर गोइंग टू एक्ट लाइक अ एग्जामिनर, नॉट जस्ट लाइक अ स्टूडेंट। लेकिन जब हम मॉड्यूल के अंदर जाते हैं तो ऐसे थोड़ा बहुत हिंदी में बात करके, थोड़ा बहुत एक पेट्रोटिक बातें करके, पार्लियामेंट का नाम लेके, ऑलराइट, ऐसे थोड़ी चलेगा। और जब हम मॉड्यूल के अंदर जाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा आईसीआई का इंग्लिश में जाके आंसर लिखने पड़ते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि अब जाके देखते हैं कि आईसीएआई ने इसका इंट्रोडक्शन देते वक्त कौन सी चीजों के बारे में बात की है। तो दैट इज योर वेरी फर्स्ट चैप्टर, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, जिसमें ऑडिट का एक बेसिक मूड सेट कर दिया है उन्होंने, जहां पे अलग अलग कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं जिससे बच्चों को ऑडिट थोड़ा एक अच्छी तरीके से समझ में आता है। ऑलराइट, सो एवरीवन, इट इज माय रिक्वेस्ट, मैं जितना बोलूं उतना ही लिखना मेरे साथ। प्लीज टाइटल दे दीजिए, चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। चलो चलो चलो, टाइटल दे दीजिए, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। बड़ी मजेदार बात लिखी है इंस्टीट्यूट ने इसके इंट्रोडक्शन में कि भाई ये ऑडिट का ओरिजिन आया कहां से, मतलब ये ऐसा नाम कैसे दिया ऑडिट, ऑडिट चलाने वाला ऑडिट सॉरी तो ऐसा नाम कहां से दिया उन्होंने ऑडिट। ऑडिट नाउ भाई इसमें लैटिन रेफरेंस है, ये लैटिन शब्द है ऑडिट। ऑडिट, ओके, एंड उसका मतलब है टू हियर। तो तब के जमाने में क्या होता था, राजा महाराजा के जो अकाउंट्स मुंशी जी है वो अकाउंट्स बोल के सुनाते थे और एक पर्सन अपॉइंट किया जाता था तो हियर इट। ऑलराइट, और वहां से ये ऑर्डर शब्द था, वहां से ऑडिट हो गया, इसका ये एक्टिविटी का नाम ऑडिट पड़ गया। लेकिन गर्व की बात तो यह है कि इंडिया में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अगर आप एनालिसिस करें तो ऐसे प्रूफ्स मिले हैं कि विच शोज वेरी क्लियरली कि 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट बीसी में भी ऑडिटिंग के कंसेप्ट्स अप्लाई किए गए थे। लोगों पे इंक्वायरी बैठी थी फॉर मिसयूजिंग द पावर, खर्चा ज्यादा करने पे, विच वाज नॉट जस्टिफाइड। तो ऐसी अलग से एग्जामिनेशन भी हो रही थी, ऐसे अलग से लोग थे जो एग्जामिन किया करते थे, एंड दैट इज अ वेरी प्राउड रेफरेंस। ऑलराइट, विच शोज दैट इंडिया वाज मच अहेड ऑफ एज। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अलग अलग वॉर भी तो छेड़े पूरी दुनिया में। तो जब वॉर के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, ऑलराइट, तो अंग्रेजों ने अपने कुछ ऑफिसर्स भेजे, ब्रिटिशर्स ने, कि भाई ये फाइनेंशियल्स को एग्जामिन करो, वो आर्मी का इतना खर्चा कहाँ हो रहा है। तो ऑफिसर्स कभी वापस ही नहीं आए, बिकॉज आर्मी जो है वो सुप्रीम था तभी। तो ऐसे एक दो खाली सूट बूट के ऑफिसर्स को तो भाव ही नहीं देते थे वो। एंड दैट इज द रीजन ब्रिटिश को आर्मी के अंदर ही एक पोजीशन क्रिएट करना पड़ा, आर्मी के अंदर ही एक पोजीशन क्रिएट करना पड़ा, जिसका नाम था ऑडिटर जनरल, ऑफिस ऑफ ऑडिटर जनरल। ऐसा आर्मी जनरल को ऑडिटर बनाना पड़ा। तब जाके ऐसा कंसेप्ट एस्टैब्लिश हुआ
कि गवर्नमेंट की तरफ से जो अकाउंट्स ऑडिट, गवर्नमेंट के खर्चे का जो अकाउंट्स ऑडिट वगैरह देखते हैं, उसको तब से ऑडिटर जनरली बुला लगे। तो जितने भी कंट्रीज में ब्रिटिशर्स ने राज किया है, जैसे इंडिया हो, पाकिस्तान, मतलब जो भी है, तो वहां पे आज की डेट में भी अगर आप सर्च करोगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑलराइट, तो जो गवर्नमेंट का जो अकाउंट्स एंड ऑडिट का जो पूरा हिसाब किताब रखता है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह, उसको कहा जाता है C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पर वो ब्रिटिश ने फर्स्ट टाइम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था इन 1860, ऑलराइट। तो बेटा क्या है ना, हमको तो एमसीक्यूज वगैरह भी आने वाले हैं, तो मैंने एक भी पैराग्राफ मॉड्यूल का नहीं छोड़ा है। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग डायरेक्ट ऑडिट के डेफिनेशन से चालू करना चाहिए एक फास्ट ट्रैक कोर्स पे, पर मेरे को वो भी मस्ती नहीं करनी है, इसलिए मैंने फर्स्ट लाइन से ही ये सब नोट्स निकालना शुरू कर दिए हैं। ऑलराइट, सो ओरिजिन ऑफ ऑडिट में ये 3 चीजें ऑलराइट पता होनी चाहिए। बाकी और कुछ 4-5 लाइन लिखी होती है मॉड्यूल में, पर एवरी सिंगल लाइन बच्चे को बाय हार्ट नहीं करनी होती। तो मॉड्यूल तो मैं कवर कर रहा हूं, उसका बिल्कुल टेंशन मत लो। ऑलराइट, ओके, नाउ एवरीवन ओवर हियर। ठीक है, इतना मान लिया प्रज्ञेश सर का लेक्चर देख के अभी तक तो, कि भाई ऑडिटिंग के अंदर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन करने वाले हैं। अभी तक मेरी द्वारा ज्यादा ध्यान दो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आई रिपीट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, समझो कि रिलायंस अंबानी का बेटा, ऑलराइट, समझो कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जस्ट अज्यूम करो, समझो कि वो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो क्या वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है? नहीं ना, बिकॉज आपके ही पेरेंट्स को अगर मैं बोलूं कि आपका पेपर चेक करना है, तो सभी पेरेंट्स के लिए आपड़ो छोकरो तो हीरो, तो ऑब्वियसली इन दैट केस एग्जामिनेशन एकदम बायस्ड हो जाएगा। तो कोई भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट रास्ते से उठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन नहीं कर सकता भाई। बंदा जो एग्जामिन कर रहा है उसके ऊपर भरोसा तब आएगा जब वो एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, एक ऐसा इंसान हो जो इन्फ्लुएंस ना हो सके। और डोंट वरी, ये सब में कंपनीज एक्ट 2013 ने काफी सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। लेकिन इतना पता चल रहा है दैट ऑडिटिंग इज नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मेरे साथ डेफिनेशन लिखना शुरू करो एवरीवन। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एक अनइन्फ्लुएंस्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए। किसका एग्जामिनेशन? मेरी कुंडली का? अरे नहीं नहीं सर, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। चाहे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हो या तिरुपति बालाजी ट्रस्ट का ऑडिट कर रहे हो, चाहे कोई भी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो, चाहे उसका जो भी लीगल फॉर्म हो, चाहे कमर्शियल एंटिटी हो, नॉन कमर्शियल एंटिटी हो, चाहे कोई भी हो, एक ऑडिटर का मेन काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना एंड उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना। बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना एंड उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना। आर यू विथ मी? यस और नो सर? यस सर। सो चाहे एंटिटी कोई भी हो, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, irrespective of its size or legal form, entity चाहे कोई भी हो, when such an examination is conducted, मेरा main purpose क्या है? When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. बोलो मेरे साथ बच्चों, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बोलो मेरे साथ, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, अनइन्फ्लुएंस्ड एग्जामिनेशन, ऑलराइट, ऑफ व्हाट? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. One more time and the last time, come on. Auditing is an independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. एकदम लॉजिकल डेफिनेशन है, यस और नो सर? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? एंटिटी चाहे कोई भी हो, एंटिटी चाहे कोई भी हो, ऑलराइट, मेरा मेन काम होगा टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। इसलिए एक डेफिनेशन का एनालिसिस करना जरूरी है। पर बेटा ये सब लिखो पहले, नहीं ये इसका पीडीएफ का कॉपी नहीं मिलेगा, ये लिखना ही है। लिखोगे तो ही आगे बढ़ोगे, तो ही लैंग्वेज पे ग्रिप बैठेगा। फास्ट ट्रैक कोर्स में भी राइटिंग प्रैक्टिस करवानी तो पड़ेगी पड़ेगी।
ओके ओके, अब सुनो, ये डेफिनेशन का एक एनालिसिस भी तो करना पड़ेगा, करके दिखाया मैंने आपको, पर जब इन्होंने लिख के दिया है कि एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन करके दिखाओ, तो ऑफिशियली करके दिखाते हैं कि भाई ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, यानी कि it is an examination to be conducted by an uninfluenced person. All right, by an uninfluenced person. Such person should work with honesty, integrity एंड ऑब्जेक्टिविटी. बेटा इंटीग्रिटी वर्ड का मतलब पता है? ऑनेस्टी, हाँ, ईमानदारी रखना. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है भेदभाव ना करना, अनबायस्ड. It is an examination to be conducted by an uninfluenced person. Such person should work with integrity, यानी honesty and objectivity. All right. Nature of the entity, irrespective of the nature of the entity. All right. Entity can be a commercial entity or a non-commercial entity. Right? It can be a company, LLP, HUF, etc. कोई भी रहने दो. मोस्ट ऑफ द एंटिटीज गेट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड. कंपनी का कंपनीज एक्ट में लिखा है, एलएलपी का एलएलपी एक्ट में लिखा है. ऑलराइट. प्रोपराइटर वगैरह का मैंडेटरी ऑडिट तो नहीं है, ऑलराइट, पर वो लोग काफी वॉलंटरीली करवाते हैं बैंक लोन वगैरह के लिए. ट्रस्ट का लिखा गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में लिखा गया है. सो मोस्ट ऑफ द एंटिटीज get their FS audited. And purpose of audit is always to express an opinion. Alright. Irrespective, अलग अलग इंक चेंज करता रहता तो आपका ध्यान जाए, ऐसा कलर ब्लाइंडनेस जैसा ना लगे आपको. Irrespective of the entity being audited, irrespective of the entity being audited, auditor's purpose is to examine financial statements. चाहे कोई भी एंटिटी हो, मेरा पर्पस तो यही है भाई. एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन. पर ओपिनियन ऑन व्हाट? ओपिनियन किसके ऊपर एक्सप्रेस करूं? ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एक्सप्रेस करूं ओपिनियन? तो ओपिनियन किसके ऊपर एक्सप्रेस करना है मुझे? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या लिख के क्या देना है? बेटा आपको क्या लिख के देना होता है पता है? कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो बराबर है, मतलब दे आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. क्या लिख के देना होता है? कि दे आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. ट्रू सही इंफॉर्मेशन है, फेयर प्रेजेंटेशन बराबर है. वेदर सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. मेन ये ओपिनियन एक्सप्रेस करके देना होता है. लिखोगे तो इंग्लिश बैठेगा, लिखोगे तो इंग्लिश बैठेगा. ऑलराइट. यस 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 यस. तो ये डेफिनेशन तोड़ तोड़ के आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. अब प्रॉपरली पूरा डेफिनेशन समझ में आ रहा है, प्रॉपरली पूरा डेफिनेशन समझ में आ रहा है. मैं एक मजेदार की बात बोलूं, काफी बार ना जब तक सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ रहता है, तब तक काफी बार इंटर के बच्चों को लगता है कि अच्छा ऑडिटर तो एकदम कूल होगा ना, ऐसा वो एग्जामिन करेगा, फ्रॉड फाइंड आउट करेगा ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कहीं कोई झोल तो नहीं. भाई हम लोग बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं. अरे प्रज्ञेश सर दिखते तो नहीं हो प्रोफेशनल, अरे पर है. हम लोग बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं. हमारा काम है एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन करके फिर ओपिनियन एक्सप्रेस करना. हम लोग ऐसा वो जेम्स बॉन्ड गिरी करने के लिए नहीं गए, ऐसा क्लाइंट का फ्रॉड वगैरह फाइंड आउट करने के लिए.
वो सब के ऊपर मैं और भी डिटेल में समझाऊंगा, बट कभी याद रखना, पर्पस ऑफ ऑडिटर इज नॉट टू फाइंड फ्रॉड, पर्पस ऑफ ऑडिटर इज टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन। एक एग्जामिनर का पर्पस है कि आपका पेपर चेक करके मार्क्स कितना है वो बताए। पेपर लिखते वक्त आपने कॉपी की है कि नहीं वो नहीं वो पता चल सकता, पता चले तो ऑब्वियसली उसके लिए फिर अलग से ड्यूटीज है। लेकिन एग्जामिनर जब पेपर चेक कर रहा है तो मार्क्स देने के लिए चेक कर रहा है, बच्चे ने कॉपी की है कि नहीं वो फाइंड आउट करने के लिए चेक नहीं कर रहा है। वो पता चल गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, फिर क्या करना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन ऑडिटर का मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉड डिटेक्शन नहीं है। ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेदर सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। एम आई क्लियर विद दिस? यस। ऐसा थोड़ा इंग्लिश का प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना बेटा। यस सर, यस सर, यस सर। चलो, तो आई होप आपने डेफिनेशन लिख लिया है। अब इसके बाद इधर आ जाओ। एक ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है तो ब्रॉडली उसे क्या क्या करना है? मेन काम यह है कि कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहीं मिसलीड ना कर दे, एटलीस्ट एक ट्रू प्रॉपर पिक्चर तो दिखाने चाहिए। तो आप सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ। जैसे समझो आप अगर मेरी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, छोटी सी कंपनी है मेरी, ग्लो कॉमर्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप मेरी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो कोचिंग क्लासेस का है ये, कोचिंग फिर मेंटरशिप ट्रेनिंग, ऑलराइट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, ये सब होता रहता है। तो ऑब्वियसली हम लोग बुक्स अकाउंट्स में एंट्रीज वगैरह तो पास करेंगे। ऑब्वियसली कुछ एडमिशन में फी रिसीट्स डेटा तो जनरेट होता होगा। तो ऑब्वियसली एज एन ऑडिटर, ऑलराइट, अब यही सब चेक करोगे ना। अब जब बुक्स वगैरह हार्ड कॉपी प्रिंट करवा रहे हो तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ऑब्वियसली एक्सपेंसेस होते होंगे, तो बिल वो सब चेक करोगे, एंट्रीज चेक करोगे। फिर मेरा जो एडमिशन का इनकम है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन एफडी जो है वो अदर इनकम, इट इज नॉट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करेक्ट? तो ये सब चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। यस सर। तो भाई एक ऑडिटर करेगा क्या? कॉमन सेंस से भी 2-3 पॉइंट लिख सकते हो, बट मैं थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखवा देता हूं, बिकॉज अगर इंस्टीट्यूट को यही वाला आंसर दिख गया तो बहुत मजा आ जाएगा उनको। लेकिन ऐसे में अगर आपको 2-3 पॉइंट भी याद आ जाते हैं, देन ऑल्सो इट इज अ गुड स्कोर। व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट, ऑडिटर शुड एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट मिसलीड एनीबडी बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्टिविटीज और टास्क। कौन सी एक्टिविटीज एंड टास्क? जैम कैट लिख के दिया आपको। जे फॉर जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके हिसाब से आपको एविडेंस लेना पड़ेगा। ऑलराइट, देन ए फॉर ऑडिट एविडेंस, सपोर्टिंग द एंट्रीज एंड द ट्रांजैक्शंस। ओके, एम फॉर कहीं कोई बहुत बड़ा मैनिपुलेशन तो नहीं है, भले मैं वो चेक करने के लिए नहीं आया पर एटलीस्ट वहां पे ध्यान तो जाना चाहिए ना मेरा। There should be no omission, no duplication। सर ये आप कीवर्ड्स में लिखा रहे हो तो हम लोग हमारे हिसाब से एक्सपांड कर सकते हैं, हाँ भाई, लेकिन मेरे को ये शब्द दिखना चाहिए आपके पॉइंट में, ऑलराइट, वैसा। ओके, सी फॉर क्लैरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है वो क्लियर होनी चाहिए, एम्बिग्यूअस नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूअस यानी फ्री फ्रॉम, आई मीन डाउटफुल, यानी अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए। ए फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए कि नहीं हुए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड बी फॉलोड। एंड टी फॉर फाइनली वी नीड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके ऊपर वी नीड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। यस 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 यस। सो ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त, ऑलराइट, इतनी चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे करते जाओ ना प्रैक्टिस मेरे साथ, मैं भी मेहनत कर रहा हूं ना आपके साथ, कहां प्रिंट करके खाली टिक 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 कर रहा हूं। ऑलराइट, ओके, तो ऐसे हम लोग 2-3 कंसेप्ट लिखे, अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया आना शुरू हो गया है ऑडिट के बारे में। ऑलराइट, अब टेक्स्ट बुक में जाते हैं, देखते हैं कि ये सब चीजें कवर तो ये ना। रेगुलर कोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्स में यहाँ पे खाली एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, जहां पे हम यहाँ रेगुलर कोर्स में अगर टेक्स्ट बुक में यहाँ पे गए, ऑलराइट, आई जस्ट ओवर हियर, तो वहां पे क्या है, ऐसे लाइन को अंडरलाइन करते रहते हैं हम, करेक्ट, और एक समरी नोट्स अलग से बनाते रहते हैं। तो आपका नोट्स तो बन रहा है, इनफैक्ट आपका नोट्स डिटेल्ड बन रहा है थोड़ा, बिकॉज वहां पे मैं एक एक लाइन को अंडरलाइन नहीं करने वाला हूं। ऑलराइट, आपको बताने वाला हूं कि ये यहां पे देखो नोट्स में इधर है और ये इधर है, फिर आप चाहिए तो पॉज करके उसे रीड कर सकते हो, तो ही बेटा थोड़ा फास्ट होगा ना।
फिर क्या होगा, मेरे सारे कंसेप्ट भी कवर हो जाएंगे, ऑलराइट, आपका रीडिंग भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और अगर कुछ डाउट्स है, कुछ नहीं समझा है, तो डाउट सॉल्विंग में क्लियर भी करा सकते हो। तो ही तो एक शॉर्ट नंबर ऑफ आवर्स में मैं सारे कंसेप्ट कवर कर पाऊंगा ना, ऑलराइट। सो आई एम गिविंग यू ऑलमोस्ट अ रेगुलर कोर्स, बट नॉट एग्जैक्ट रेगुलर कोर्स, उतना थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा ही ना बेटा। ओके, सो लिसन, ये इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग में ये पूरा अपना नोट्स का फर्स्ट पॉइंट है, ऐसे लिख देने का। सर तो हमने नोट्स से किया तो चलेगा? हाँ चलेगा। जहां पे ऐसा कुछ होगा कि पैराग्राफ बहुत ही सेंसिटिव होगा, तो मैं आपको बोलूंगा भाई इसको जरा रीड करो इधर से। देन मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग, ये ऑडिट का डेफिनेशन। ये ऑडिट का डेफिनेशन दिया कहाँ है? टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक बनाया मॉड्यूल से, तो मॉड्यूल में होगा। अरे वो ठीक है बेटा, लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में डेफिनेशन दिया कहाँ है? देखो, आप अकाउंट्स में जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करते हो ना, वैसे ऑडिट में अलग से टॉपिक है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उसकी एक अलग बुक आती है इंस्टीट्यूट की, ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स, उसके फर्स्ट पेज में डेफिनेशन है जहां से लिया है। तो हम लोग भी ऐसा थोड़ा स्टाइल मार सकते हैं। ये दिया गया है इन प्रीफेस टू द ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स। ये उसका सोर्स है, प्रीफेस टू द ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स। ये ऐसे थोड़ा स्टाइल मारने के लिए लिखा है। ऑलराइट, तो ये डेफिनेशन हो गया आपका, एंड ये डेफिनेशन का एनालिसिस, जैसे आप देख रहे हो 3 पॉइंट यहां पे थे। ऑलराइट, ये एक बार रीड कर लेना विद द नोट्स। यस सर, यस सर, यस सर। ऑलराइट, तो ये एक अच्छी चीज यहां पे है। देन ऑडिट करते वक्त कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, तो मैंने आपको बताया जैम कैट, ये देखो जर्नल एंट्रीज का पॉइंट, एविडेंस का, ऑडिट एविडेंस का पॉइंट, ऑलराइट, ये देखो फिर मैनिपुलेशन नहीं हुआ उसका पॉइंट, क्लैरिटी का पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पॉइंट, ट्रू एंड फेयर दिखा रहे उसका पॉइंट। प्रज्ञेश सर कवर तो सब करवाएंगे, ऑलराइट, तो वो एक खाली एक रीड करके दिखाया, ऑलराइट, तो वो आपको पता चले कि भाई हाँ ये कवर तो सब हो रहा है। ओके, डन, डन डन, ठीक है। अब मैंने ऐसे थोड़ा लाइन में नोट्स बना के रखे हैं, तो मुझे आपसे थोड़ी एक सेंसिटिव बात करनी है बेटा, एक मस्त सेंसिटिव बात करनी है। ऑलराइट, देखो ये 5th पॉइंट है, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन, थोड़ी देर बाद आता है उसके ऊपर। 6th पॉइंट में आ जाओ ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट का पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस। अरे सर अभी अभी तो आपने समझाया कि ऑडिटर का जो पर्पस है, जो मेन काम है, इज टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन, यस और नो सर? यस सर, ये ऑडिटर का मेन पर्पस है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ऑडिट की पूरी बिल्डिंग जो है वो इसके ऊपर खड़ी है। पूरी ऑडिट की बिल्डिंग इसके ऊपर खड़ी है। यानी कि अब जो मैं 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं, अगर वो 5 पॉइंट्स आपको नहीं आते तो आप ऑडिट सब्जेक्ट में आगे नहीं बढ़ सकते। टेल मी एवरीवन, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर हूं, आप क्लाइंट हो। मैं ऑडिट करो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आपने मुझे एक मस्त सजेशन दिया, ला प्रज्ञेश सर, ओ ऑडिटर एक काम करो ना, ये मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा फिर आप चेक करोगे, उससे अच्छा एक काम करो ना, आप ही बना लो, आप ही चेक कर लो। एक काम करता हूं, फिर एग्जामिनर को बोलता हूं कि आप ही मेरा पेपर लिख लो, तो कोई टेंशन ही नहीं है, मैं लिखूं, आप चेक करो, आप मार्क्स दो। ये इतना इमोशनल ट्रॉमा से क्यों जाना है? चलेगा क्या? नहीं ना। अरे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल ऑलवेज बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। अगर ऑडिटर ने वो जिम्मेदारी उठा ली, फिर बाद में जाके कुछ गड़बड़ी बोलेंगे ऑडिटर ने किया, ऑडिटर ने किया, ऑडिटर ने किया। सो एवरीवन ओवर हियर टेल मी, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल ऑलवेज रिमेन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। कभी जिंदगी में भूलने का नहीं है। ये प्रीमाइस है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये प्रीमाइस है जिसके ऊपर पूरा ऑडिट खड़ा हुआ है। राइट डाउन प्लीज, preparation and presentation of financial statements is the responsibility of management. तो टेल मी, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ, अरे तो उसमें सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मैनेजमेंट की, कंपनी की। जो मैनेजमेंट है ऑफ द एंटिटी, उसी की जिम्मेदारी होगी ना यार। अगर बच्चे ने कॉपी की है आंसर पेपर में, तो पहले तो बच्चे का ही कॉलर पकड़ेंगे ना,
उसके बाद देखेंगे कि जिसने पेपर चेक किया उसको ये पता था नहीं था, विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन, लेकिन पहले तो बच्चे का ही कॉलर पकड़ेंगे। सो वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना कौन रहा है? मैनेजमेंट, तो पहले तो उनका ही कॉलर पकड़ना पड़ेगा। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, लिखते जाने का बेटा, तो ही नींद नहीं आएगा, लिखते जाने का। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। उन्हीं का काम है यार ये सब। ऑडिटर का मेन ड्यूटी क्या है? ऑडिटर एक एग्जामिनर की तरह है। एग्जामिनर का मेन ड्यूटी एग्जामिन मार्क्स चेक, वो आंसर्स चेक करके मार्क्स देना है। हाँ, लेकिन आंसर्स चेक करते वक्त एग्जामिनर को अलर्ट तो रहना पड़ेगा। जैसे कि ऐसे नहीं कर सकता वो, या हाँ 4 मार्क 4 मार्क 2 मार्क 2 मार्क, हाँ हाँ कैसे हो शर्मा जी ऐसे तो नहीं कर सकता। तो यस, माना मैंने कि ऑडिटर्स प्राइमरी ड्यूटी is to examine the financial statements and express an opinion on the financial statements। लेकिन ये करते वक्त ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अलर्टनेस। आपको पता है एक बहुत ही फेमस केस है किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी, 19th सेंचुरी का केस है बेटा, जिसमें ये इंग्लैंड यूके वगैरह में क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जल्दी चालू हो गया था, तो ऑडिट ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी जल्दी चालू हो गई थी। तो वहां पे क्या हो गया था कि शेयर होल्डर्स को चीट किया गया, मैनेजमेंट ने चीट किया, शेयर होल्डर्स ने ऑडिटर का गला पकड़ा कि ये भाई ये तो ऑडिटर है, रिस्पॉन्सिबल है, फ्रॉड हुआ है कंपनी के अंदर, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, और पकड़ो पकड़ो ऑडिटर को, मारो 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 मारो। तब जज ने सिर्फ एक ही बात बोली, क्या ये ऑडिटर ने अपना काम सही से किया था? यस। अगर वो प्रूव कर सकता है कि उसने अपना काम सही से किया था, then in that case he cannot be held liable for failure to detect fraud, because इसका मेन काम फ्रॉड डिटेक्शन का था ही नहीं, वो तो शर्लॉक होम्स करेगा ना। इसका मेन काम थोड़ी शर्लॉक होम्स बनना है, फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह का था ही नहीं इसका मेन काम। तो अगर इतनी बड़ी रूम में कहीं पे एक सुई है, नीडल, और मैंने रूम अच्छे से साफ किया पर मुझे वो सुई नहीं मिली, तो आप मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। But if there is an elephant in the room, don't look at me. If there is an elephant in the room, तो उसे तो एड्रेस करना पड़ेगा, yes और no सर, yes। एक एलिफेंट है रूम में, मैं बोलूं दिखाई नहीं, हाथी दिखाई नहीं, और देन इन दैट केस तो यू आर हेल्ड लायबल। अब ये सभी चीजों को जज ने खूबसूरती से कुछ शब्दों में लिखा, और वही शब्द हम लिखने वाले हैं। ऑडिटर नीड्स टू मेंटेन an attitude of professional skepticism throughout the audit। सर ये क्या है सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? शुक्रिया, आई मीन सॉरी, वेलकम ऑलराइट टू दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑडिट सब्जेक्ट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है क्वेश्चनिंग माइंड रखो, अलर्टनेस रखो, सॉरी जगह नहीं आप फिट कर देना, क्वेश्चनिंग माइंड रखो, अलर्टनेस रखो। आई रिपीट, क्वेश्चनिंग माइंड रखो, अलर्टनेस रखो। इनफैक्ट जज ने मस्त बात बोली, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। ये कुत्ता बोल दिया पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। बोला भाई अलर्ट रहना उसका काम है, सब जगह काट काट के फाइंड आउट करना कि क्या हुआ है वो उसका काम नहीं है। अरे तो अलर्ट रहेगा, चेक करेगा, एक क्वेश्चनिंग माइंड रखेगा, अननेसेसरीली शक तो नहीं करेगा। अगर उसके सामने कुछ ऐसा एविडेंस आया जिसकी वजह से उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए आगे, तो जरूर वो इन्वेस्टिगेट करेगा यार। So auditor needs to maintain an attitude of professional skepticism throughout the audit. Alright. Auditor is a watchdog and not a bloodhound. Auditor is a watchdog and not a bloodhound. Full stop, continue. He can be held liable for failure to detect fraud
only if it is proved that he was negligent. मैं पूरा रीड करता हूं, थोड़ा खिचड़ी हो गया इसलिए, पर ये सब लिखते वक्त थोड़ा थोड़ा तो ये होता है बेटा, अरे इसलिए तो मैं लिख रहा हूं। पीपीटी है मेरे पास, पीपीटी में से क्लिक करता जाऊंगा, मजा नहीं आएगा। अरे so everyone over here, first, preparation presentation of financial statement is the responsibility of management of the entity. Prevention detection of fraud and error is the primary responsibility of management of the entity. Auditor's primary duty is to examine the financial statements and express an opinion on the financial statement. Auditor needs to maintain an attitude of professional skepticism throughout the audit. Auditor is a watchdog and not a bloodhound. He can be held liable for fraud. वो liable माना जा सकता है only if it is proved that he was negligent. यानी अलर्ट रहो, क्वेश्चनिंग माइंड से काम करो। अरे एग्जामिनर अगर पेपर चेक कर रहा है, 2 पेपर बैक टू बैक उसके सामने आए हैं जिसमें कॉमा टू कॉमा, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप, क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर सब कुछ सेम है, इसका मतलब बच्चे ने आगे पीछे बैठ के कॉपी की है। अब अगर ये आपको पता नहीं चला तो ठीक है, बच्चे को तो लायबल मानेंगे मानेंगे उसने कॉपी की इसलिए, जब पकड़ा जाएगा तभी। लेकिन आपका भी कॉलर पकड़ेंगे कि भाई आपके सामने था तो आपने वो फाइंड आउट क्यों नहीं किया। इमेजिन करो अगर कोई कंपनी जो है वो 99,000 करोड़ डेट में है, इमेजिन करो कि वो का और पैसा बोरो कर रही है मार्केट में से एट 8% इंटरेस्ट, लैंड कर रही है एट 7% इंटरेस्ट, क्रेडिट रेटिंग उसको A++ का मिल रहा है, जबकि प्रॉफिट से लॉस में स्लिप हो चुकी है। IL&FS कंपनी, डेट इक्विटी रेशियो यानी उधारी और इक्विटी का रेशियो 19:1 हो चुका था, फिर भी ऑडिटर्स को लगा नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। अब ये हो गया एलिफेंट इन द रूम, अगर आप एड्रेस नहीं करोगे देन यू विल बी हेल्ड लायबल। तो कभी भी जिंदगी में याद रखना कि ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बोलो बेटा, ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन वो काम करते 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 अगर फ्रॉड सामने दिख गया तो ऑडिटर इग्नोर तो नहीं करेगा ना उससे। अगर सामने चीजें इन्वेस्टिगेट होने लायक थी और आपने इन्वेस्टिगेट नहीं की तो ये तो गलत हो जाएगा ना। सो ऑडिटर का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, यानी प्राइमरी करते करते अगर मेरे सामने कुछ सस्पिशियस आ गया, सो ऑडिटर का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, डिराइव्ड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। एम आई क्लियर विद दिस? यस। कुछ मैं जो बोलता हूं आपको लगता है मैंने नहीं लिखाया है तो आप उसको जरा फुल पॉज करके आप लिख भी सकते हो। यही तो फायदा होता है एक रिकॉर्डेड वीडियो देखने का। ऑलराइट, ओके ओके ओके, चलो बढ़िया। नाउ लिसन टू मी। ये मैंने ऑडिट की दीवार आपको एक नींव बता दी जिसके ऊपर पूरा ऑडिट सब्जेक्ट खड़ा हुआ है। ऑलराइट, लेकिन ये क्यों एक्सप्लेन किया मैंने? ताकि मैं आपको अब एक प्रॉपर इंग्लिश में बता सकूं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ये मॉड्यूल में ये 5 पॉइंट एक साथ नहीं दिए, सब अलग अलग चैप्टर में एक एक पॉइंट यहां वहां दिया हुआ है, पर ये 5 एक साथ लिखने जरूरी थे। इसलिए मैंने क्या किया, 6th टॉपिक को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट करके 6A ये कर दिया एंड 6B ऐसे कर दिया। ओके, अब मैं आपको सही शब्दों में लिखा रहा हूं, एकदम इंग्लिश प्रॉपर, कि ऑडिटर का मेन काम क्या है। ऐसे 200, एक मिनट, कैसे 200? ऐसे 200 सर क्या चल रहा है? लिसन टू मी। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ना, अकाउंट्स कैसे करना है कौन बताएंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिट कैसे करना है कौन बताएगा? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आप AS बोलते हो, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को ऐसे कहते हैं। कैसे? ऐसे। अब ये ऐसे 200 सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। ऐसे 200 सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है। सर 200 क्यों? ऐसे नॉर्मल 1 2 3 4 क्यों नहीं? अच्छा बाबा जी, जब स्टैंडर्ड्स एक्चुअली ऑफिशियली आपको समझाएंगे, तब इंट्रोड्यूस करेंगे, तब प्रॉपर न्यूरोलॉजी के साथ बाबा जी समझाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, ये बाबा जी का प्रॉमिस रहा आपको। लेकिन इस वक्त खाली याद रखने के लिए तो रखो कि ऐसे 200 इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड और उसका टाइटल है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। ये खाली स्टैंडर्ड का टाइटल है। ये ना स्टैंडर्ड वो एक ओवरऑल टोन सेट करता है पूरे ऑडिट सब्जेक्ट का। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसके अंदर लिखा गया है ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। सो लिखिए सब लोग मेरे साथ, ऑडिटर्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या है ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव? एवरीवन अब बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। टेल मी, मैं एज एन ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहा हूं, एग्जामिन कर रहा हूं, भाई मैं गारंटी नहीं ले सकता। नहीं, सुनो सुनो सुनो, मेरी सिग्नेचर एंड मेरा ओपिनियन आपको एक अच्छा सा भरोसा दे सकती है, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता। टेल मी, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह के ऊपर ऑडिट करूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करूं, उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करूं, गारंटी ले लूं क्या? मतलब गारंटी यही प्रॉफिट है, नुकसान बाद में हुआ, अगर आपको लगा इसमें 1 रुपया भी कभी एरर रहेगा
तो जो भी नुकसान होगा जिसका मैं भरपाई करेगा, तुमको लगता है ऐसा करूंगा मैं? नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये एक्सपेक्टेड भी नहीं है। हमारा सिग्नेचर से लोगों को हाई लेवल ऑफ भरोसा मिल जाता है, लेकिन 100% गारंटी नहीं मिलती। पर वो भरोसा मुझे पहले मुझे लेना तो पड़ेगा, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके वो भरोसा मुझे पहले लेना पड़ेगा, फिर मैं दूंगा ना। ऑलराइट, इसलिए इंग्लिश ऐसा सेट होता है। कौन कहता है इंग्लिश नहीं आएगा, ऑडिट का पूरा आएगा। इसलिए इंग्लिश ऐसा सेट होता है टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। क्या इंग्लिश सेट होता है बेटा? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। पहले मैं रीजनेबल अश्योरेंस ले लू, ऑलराइट, फिर मैं ओपिनियन एक्सप्रेस कर दूंगा। सो टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, देन बाद में टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, 100% गारंटी नहीं, लेकिन खुद को कन्विंस तो कर ले कि सब सही है। अब क्या वेरीफाई कर रहा हूं मैं? तुम्हारा थोबड़ा फेस नहीं ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इंग्लिश कैसे बनेगा बेटा? ये इसलिए इतना डिटेल में जा रहा हूं एक एक शब्द में, कुछ अगर ये नहीं आएगा ना तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत खराब इंप्रेशन पड़ेगा। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, ये जो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कोई बड़ी गड़बड़ नहीं है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा, सस्ता शाहरुख खानों में। तो भाई बड़े बड़े देशों में जब बड़ी बड़ी बातें हो तो प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या वेरीफाई करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बोलो क्या वेरीफाई करना है? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं है। ऑलराइट, मिसस्टेटमेंट इज गड़बड़, कुछ गलत हुआ रहेगा तो। ये वेरीफाई करके मुझे कॉन्फिडेंस क्या आएगा कि मैं एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाऊंगा कि हाँ भाई ये जो कंपनी फाइनल अकाउंट्स है ना, हाँ वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बराबर बने हैं, वो जो फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट है उसके हिसाब से। हाँ हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बराबर फॉलो किए। हाँ बराबर नहीं, 100% गारंटी नहीं है पर बराबर फॉलो किए। तो ये सब करके एक ऑडिटर को मदद हो जाएगी, देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू फॉर्म एन ओपिनियन। अब देखो यहां पे सिंपल इंग्लिश में भी खत्म कर सकते हो, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। लेकिन अगर जेन्यूनली पूरा समझना है जो मॉड्यूल में लिखा है तो जरा ध्यान देना बेटा। कंपनी फाइनल अकाउंट्स, कंपनी का जो अकाउंट्स है वो कंपनी के फॉर्मेट के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। बैंक का जो अकाउंट्स है वो बैंक के फॉर्मेट और बैंक के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो जनरली आप पढ़ते हो उसके हिसाब से होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हर एक कंपनी का, हर एक एंटिटी का अपना अपना एक गाइडलाइन होता है जिसके बेसिस पे वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो मुझे वही तो ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ। मटीरियली वर्ड क्यों डाल रहा हूं कि छोटा छोटा गड़बड़ रहेगा चलेगा। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ, बस बेटा एक टेक्निकल वर्ड और आ रहा है, बस कभी कभी डॉक्टर की तरह काम करना पड़ता है, बस एक सुई और एक इंजेक्शन। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से क्या है ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? बेटा शब्द के अंदर मीनिंग है, फ्रेमवर्क यानी गाइडलाइंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एप्लीकेबल यानी एप्लीकेबल, यानी गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर एप्लीकेबल टू द एंटिटी। I repeat, guidelines for preparing financial statements that are applicable to the entity. Guidelines for preparing financial statements that are applicable to the entity. Best example है Schedule 3 of Companies Act 2013 प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंपनीज। यह है कंपनी का एएफआरएफ। तो हर एक गाड़ी का एमआरएफ बराबर होना चाहिए और हर एक एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एएफआरएफ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब देखो बेटा आपका पूरा इंग्लिश मस्त बन गया, बोलो तो। एज पर एसए 200
ऑडिटर्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोलो ना बेटा, ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा. ऑडिटर्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज टू ऑब्टेन रीजनेबल assurance whether financial statements as a whole are free from material misstatements, thereby enabling the auditor to express an opinion, to form and express an opinion whether financial statements are materially prepared in accordance with applicable financial reporting framework. Yes or no, sir? Yes, sir. Come on, give me high five. High five. All right. अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो. ये सब कुछ हो जाने के बाद ऑडिटर रिपोर्ट करेगा. यस सर. टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विथ. रिपोर्ट कैसे बनाओ बेटा? दिल बना के रिपोर्ट बनाओ? नहीं ना, वो सब भी स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग में लिखा है. इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड ऑडिटर्स फाइंडिंग्स. एक बार ये मेरा ओपिनियन मेरा पूरा बन गया, उसके बाद मैं रिपोर्ट करूंगा, ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा, रिपोर्ट करूंगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आई विल कम्युनिकेट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड ऑडिटर्स फाइंडिंग्स. यस सर, यस सर, यस सर. तो दोस्तों, अब ये आपका प्रॉपर पूरा ऑब्जेक्टिव का पैराग्राफ बन गया. हाँ, ये लिख तो बेटा, लिख लिख. आज तो ऑडिट सब्जेक्ट में मार्क्स लेकर ही आएंगे. लिख. ऑलराइट, ठीक है, लिखा. पॉज करके वो आपने लिख लिया है. अब सुनो, ये पूरा ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस, मेन एनालिसिस क्या था? कौन सा शब्द? रीजनेबल अश्योरेंस. भाई हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं. इट इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी. ऑडिटर गारंटी नहीं दे सकता बिकॉज ऑडिटिंग में भी कुछ लिमिटेशंस है. वो आएगा बेटा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे और लेक्चर में आएगा. ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड अ गारंटी यानी एब्सोल्यूट अश्योरेंस बिकॉज ऑडिटिंग सफर्स फ्रॉम, हमारी भी कुछ अनअवॉइडेबल लिमिटेशंस है. बात करेंगे ऑडिटर के दुख की भी बात करेंगे, इसलिए हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं. सर एक बार पढ़ लीजिए, आपके हैंडराइटिंग बड़े इंटरनेशनल है. हैंडराइटिंग का थोड़ा इशू है, पर आप समझ रहे हो, मैं लिखूंगा तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा. इट इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी. ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड अ गारंटी बिकॉज ऑडिटिंग सफर्स फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशंस. यस सर, यस सर, यस सर. ऑलराइट, नाउ एवरीवन ओवर हियर. मिसस्टेटमेंट्स कैन बी अ रिजल्ट ऑफ एरर और फ्रॉड. मिसस्टेटमेंट्स, जो आपने इधर मिसस्टेटमेंट्स दिखा, यार ये फ्रॉड हो सकता है, एरर हो सकता है. ऑलराइट, मेरा काम, मेन काम फ्रॉड डिटेक्ट करना नहीं है. मिल गया तो ठीक है. ऑलराइट, सो मिसस्टेटमेंट्स यानी कुछ गलत रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसे मिसस्टेटमेंट्स कहते हैं. मिसस्टेटमेंट्स कैन आइदर बी intentional or unintentional. All right, error or fraud. However, auditor's main duty is not to detect fraud. Okay, then auditor का जो opinion है वो किसके ऊपर है? on whether financial statements are, बोलो बोलो, materially prepared as per applicable financial reporting framework. और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मैंने तो आपको मीनिंग समझा दिया कि द गाइडलाइंस बेस्ड अपॉन विच एंटिटी प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एग्जांपल भी दे दिया. एंड हम जो लास्ट में रिपोर्ट बनाते हैं, रिटर्न रिपोर्ट, ऑलराइट, इट इज प्रिपेयर्ड, इसका बेटा पूरा अलग से चैप्टर है ऑडिट रिपोर्ट का, इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स. ये सबके बेसिस पे पूरा प्रॉपर रिटर्न रिपोर्ट बनता है. अरे एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो सर? यस सर, यस सर, यस सर. तो ये ऑब्जेक्टिव का, पूरे ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ का ये प्रॉपर एनालिसिस है. चलिए चलिए,
अब बच्चे को ऑडिट सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, बच्चे ने लिख ही इतना लिया है, एक 50-60 मिनट का लेक्चर में बेचारा 20 मिनट तो और भी लिखने में गया रहेगा, बट दैट्स ओके, यही तो इन्वेस्टमेंट है बेटा टाइम का, जिसमें आप आगे बढ़ोगे। अगर आप मेरी ऐप पे आओगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ एमसीक्यू टेस्ट भी दिखेंगे, अगर आप वो एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करोगे आई विल बी वेरी 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 हैप्पी। ऑलराइट, ओके, सो नाउ वी आर थ्रू विद दिस पॉइंट ऑल्सो। एक बार जरा टेक्स्ट बुक में जाते हैं, ये वो रिलेशनशिप में आता हूं मैं, डोंट वरी। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, यहां से लेके यहां तक, ये नोट्स का 6B में हो गया आपका। ऑलराइट, और ये एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन, ये नोट्स का 6C में हो गया। थोड़ा अगर आपको ये रीड करना है, मैं कंपलसरी तो नहीं बोल रहा हूं, टाइम की कितनी कमी होगी मुझे नहीं पता, बिकॉज आप फास्ट ट्रैक में हो ऑब्वियसली टाइम की थोड़ी कमी होगी, बट चाहो तो कर सकते हो, वरना मैंने कवर तो करवा दिया है पूरा। ऑलराइट, यहाँ पे पूरा आपका कवर तो हो गया है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ओके बेटा, बीच में ना एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट आता है ऐसा, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विथ वेरियस अदर डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन कुछ नहीं, डिसिप्लिन यानी अलग अलग सब्जेक्ट। अब टेल मी, ऑडिट का रिलेशनशिप किसके साथ है? अकाउंट्स का नॉलेज नहीं रहेगा तो ऑडिट कैसे करोगे? लॉ का नॉलेज नहीं रहेगा तो ऑडिट कैसे करोगे? कंप्लायंस चेक तो करना पड़ेगा ना, राइट। देन इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं रहेगा तो धंधा नहीं समझेगा, तो बेचारा ऑडिट कैसे करोगे आप? इसलिए तो आपको काफी टाइम तक कॉमर्स में इतने सालों तक अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे, और फिर जब थोड़ा कॉमर्स में आगे बढ़ते हो, ये सीए इंटर या ग्रेजुएशन लेवल्स, तब जाके आपको ऑडिट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन थोड़ा थोड़ा मैथ्स एंड स्टैट्स का भी नॉलेज होना चाहिए, वैल्यूएशन करने के लिए, सैम्पलिंग पे वेरीफाई करने के लिए, सब करने के लिए। ऑलराइट, देन और क्या, अरे इंसान का भी नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज इंसानों से डील करना है। बिहेवियरल साइंस, आर्ट ऑफ डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर। थोड़ा बेटा आईटी का नॉलेज होना चाहिए, डेटा प्रोसेसिंग। फिर थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्टिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। यस सर, यस सर, यस सर। तो इतनी सारी चीजों का नॉलेज होगा तब जाके ऑडिटर ऑडिट कर पाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन रिलेट इन 2 लाइन्स विथ ऑडिट सब्जेक्ट। एक 2-3 लाइन में आप क्या कर सकते हो, ऑडिट सब्जेक्ट के साथ इसका रिलेशनशिप दिखा सकते हो। पर वो एक एक आपको ऐसे याद रखने का जरूरत नहीं, आप यहां से रीड करोगे तो भी चलेगा। खाली बिहेवियरल साइंस, आई थिंक एक नया शब्द आपके सामने आया, दैट इज नथिंग बट आर्ट ऑफ डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर। तो क्या होता है, ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्स में ऐसे जो कंसेप्ट्स आ जाते हैं ना बीच में, तो उसमें फिर मैं ज्यादा खींचता नहीं हूं, वैसे थोड़ा टाइम स्पेंड हो तो ये सेव होता है। अभी रेगुलर में सपोज इसका भी लाइन से एक रीड किया, पर आपका थोड़ा टाइम सेव करने के लिए, ऑलराइट, बिकॉज ये कंसेप्ट आराम से बच्चे कर सकते हैं, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद वेरियस डिसिप्लिन। और वैसे मैंने समझा तो दिया ही है, खाली एक बार उसको आप रीड कर लो तो आपका हो जाता है। ऑलराइट, तो ऐसे अपने सारे कंसेप्ट स्मार्टली कवर हो जाते हैं, बिकॉज मुझे क्या आपके साथ थोड़ा क्वेश्चन बैंक अच्छे से डिस्कस करना है। ओके, सो ये आपका हो गया यहां तक। अब आगे थोड़ा चैप्टर ये टेक्निकल होगा। ओके, अभी तक आई होप यू आर विथ मी एंड यू हैव गेन्ड कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई ये सब हम समझ पाएंगे और अच्छे से हो जाएगा। ऑलराइट, और आगे भी उतने ही कॉन्फिडेंस से, उतने ही नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो यही थोड़ा मेरा फर्स्ट सेशन था, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए और एक ऑडिट सब्जेक्ट क्या है बताने के लिए। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस आने वाले हैं, बट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।